हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो हिंदी से संबंधित है और स्पेशली ये वीडियो जो है ये सी टेट, यूपी टेट और यूपीपीएससी का जो पेपर होता है आरओ उसके लिए है। इसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन की। इसमें पूरी हिंदी की जितना भी सिलेबस है उसके सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा बात करता है उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो होता है वाचाल। यहाँ पे वाचन लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लें। इसका जो सही शब्द होता है वो होता है वाचाल। दूसरा प्रश्न है जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है। तो जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो होता है अगम। हर काम को देर से करने वाला, जो व्यक्ति हमेशा हर काम को देर से करता है उसे नाम दिया जाता है दीर्घ सूत्री। जिसका भोजन दूध ही हो उसे कहा जाता है दुग्धाहारी। जैसे जो शाक खाता है उसे कहते हैं शाकाहारी, जो मांस खाता है उसे कहते हैं मांसाहारी। ऐसे जो केवल दूध ही भोजन के रूप में लेता हो उसे कहा जाता है दुग्धाहारी। जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। और अगर इसके साथ आपने इसमें आगे आ प्रीफिक्स लगा दिया तो ये बन जाता है अपारदर्शी, अर्थात जिसके आसपास ना देखा जा सके। दो पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है उसे नाम दिया जाता है उपत्यका। दो पर्वत है, मान लीजिए इस तरीके से ये दो पर्वत हैं, इनके जो बीच वाला प्लेस है इसे नाम देते हैं उपत्यका। बिना घर का उसे नाम देते हैं अनिकेत। देखिए इसमें जो आ लगा हुआ है आगे, ये यहाँ पर एक प्रीफिक्स है और इस आ का जो शब्द हो, जो आ का अर्थ होगा वो नकारात्मक हो जाता है। निकेत का मतलब होता है घर, यानी कि बिना घर के, अर्थात जिसका कोई घर ना हो उसे जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं अनिकेत। स्त्री और पुरुष का जो जोड़ा होता है उसे कहा जाता है दंपति। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो होता है देशद्रोही। जो शत्रु की हत्या करता हो उसे नाम दिया जाता है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब जो शत्रु की हत्या करता हो। भगवान राम के जो सबसे छोटे भाई थे उनका नाम था शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न का एक और पर्यायवाची होता है रिपुसूदन। तो आप ये भी ध्यान रखें, शत्रुघ्न का पर्यायवाची है रिपुसूदन। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो वो होती है धातु। जैसे इंग्लिश में होता है रूट वर्ड, वैसे इंग्लिश में हिंदी में होता है धातु। धातु के ही रूप बदलते चले जाते हैं और नए नए शब्द बनते हुए चले जाते हैं। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली जो विभक्तियां होती हैं उन्हें नाम दिया जाता है संश्लिष्ट। यानी जितने भी सर्वनाम हैं उनके साथ जो विभक्तियां प्रयोग की जाएंगी उन्हें नाम देते हैं संश्लिष्ट। फिर हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि अगर कभी हिंदी में पूछा जाता है तो कारक होते हैं 8, जबकि संस्कृत भाषा में जो कारक चिन्ह होते हैं वो होते हैं 7। तो हिंदी में कारक होते हैं 8 और संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह होते हैं 7। फिर बात आती है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा प्रमुख रूप से 5 प्रकार की हैं। और अगर हम गणना के आधार पर देखें तो संज्ञा 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर संज्ञा के का जो प्रकार है वो आधार नहीं पूछा गया है, तो संज्ञा प्रमुख रूप से 5 प्रकार की हो जाएगी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है प्राविशेषण। प्रा आगे इसमें एक उपसर्ग लग जाता है। तो वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, तो जनरली जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और अगर हमने विशेषण की भी विशेषता के लिए कोई शब्द प्रयोग किया तो वो शब्द हो जाता है प्रविशेषण। जैसे हमने कहा कि वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद गाय है, तो यहाँ पर सफ़ेद तो गाय के लिए प्रयोग किया गया है तो सफ़ेद विशेषण है, लेकिन हमने आगे लगा दिया बहुत सफ़ेद, तो यहाँ पर बहुत शब्द जो हो जाएगा वो प्रविशेषण हो जाएगा। फिर सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आगे एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसमें इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। फिर बात आती है कि क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करना। तो कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी के काम करने या क्रिया होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना वगैरह वगैरह। फिर बात आती है कि मुख्य रूप से क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है 2 प्रकार की। पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। देखिए आ यहाँ पर निषेधात्मक उपसर्ग लगा हुआ है, यानी बिना कर्म के और कर्म के साथ। अब जैसे हमने कहा हंसना, तो हंसना एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है और सकर्मक
जिसमें साथ में कर्म भी आता हो, जैसे खाना, खाना एक प्रकार की सकर्मक क्रिया है। तो आगे जो क्रिया वाला चैप्टर है वो डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको हम बताएंगे कि इसको पहचानने का क्या तरीका होता है। फिर आता है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे इंग्लिश में 3 प्रकार के टेंस होते हैं, उसी तरीके से हिंदी में भी 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। फिर शा व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है तालु। आप शा बोल के देखिए, तो जिस स्थान से इसका उच्चारण निकल रहा है उसे तालु कहा जाता है। फिर आता है कि वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो दंत और ओष्ठ। जब भी हम वा बोलते हैं तो हमारे इसमें दांतों का भी प्रयोग होता है और होठों का भी प्रयोग होता है, इसी वजह से दंत और ओष्ठ यानी कि दंतोष्ठ से निकलता है वा। फिर अंगा जो निकलता है वो हमारे कंठ से निकलता है। और जो का वर्ण होता है, का खा गा घा, जितने भी ये शब्द होते हैं, जितने भी ये वर्ण होते हैं, ये कंठ से निकलते हैं। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को क्या कहा जाता है, तो कोई भी वर्ग हो, जैसे का ख ग घ अंगा, तो ये पूरा एक का वर्ग होता है। तो जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्ग होते हैं इसमें, तो 5 वर्ग का जो पांचों वर्ग हैं, इसमें जो दूसरा और जो चौथा व्यंजन होता है उसे नाम दिया जाता है महाप्राण। ए और ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ तालु, और जो घा होता है इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। वर्ण के प्रथम, तृतीय या पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं, तो उन्हें नाम दिया जाता है अल्प प्राण। एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें हम ये डिटेल में आपको समझाएंगे कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो प्रमुख रूप से तो 2 भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। लेकिन एक और आपको ध्यान रखना है कि मात्रा के आधार पर एक और होता है जिसको नाम दिया जाता है प्लुत। तो प्रमुख रूप से तो 2 हैं, अदरवाइज आप 3 याद रखेंगे। ह्रस्व जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ बोल दिया, और दीर्घ वो होता है जिसे बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, जैसे कि आ। एक आप अमरूद बोलते हो, इसका आ है, और एक आप आम बोलते हो, उसका आ है, तो दोनों में आ बोलने में जो अंतर आता है। और प्लुत होता है जिसमें दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, जैसे आप उच्चारण करते हैं ओम का, या आपने देखा होगा कि कोई ऐसा शब्द लिखा होता है जिसके लास्ट इसमें जो है इस तरीके से बना रहता है। तो ऐसे सिंबल को या कोई भी ऐसी ध्वनि जिसे बोलने में तिगुना समय लगता है, उसे नाम दिया जाता है प्लुत। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली जो विभक्तियां होती हैं उन्हें संश्लिष्ट कहा जाता है। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। कैसे, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर 2 क्रियाएं हो रही हैं। पहली क्रिया शिक्षक के द्वारा की जा रही है और दूसरी क्रिया विद्यार्थी द्वारा की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो सर्वनाम में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं पर्सन, तो इसी प्रकार से जो मुझे है ये उत्तम पुरुष होता है। मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा, तो मानव शब्द के लिए जो विशेषण बनेगा वो बन जाएगा मानवीय। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ना किस प्रकार की क्रिया है, तो ये है अकर्मक, क्योंकि उड़ने के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया, किसी भी प्रकार की कोई भी कर्म यहाँ पर शामिल नहीं है। इसको हम आगे आपको समझाएंगे कि किस तरीके से अकर्मक और किस तरीके से सकर्मक होता है। पशु शब्द का जो विशेषण होता है उसे कहा जाता है पाश्विक। नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग होता है वो होता है नेता, यानी नेता शब्द जो है ये पुल्लिंग है और नेत्री जो है वो स्त्रीलिंग है। उत्कर्ष का जो विशेषण होता है वो होता है उत्कृष्ट। काम का तत्सम होता है कर्म, तो तत्सम और तद्भव में आप अंतर जानते होंगे। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, और तद्भव वो होते हैं जिनका प्रयोग ज़्यादातर हिंदी में किया जाता है। तो काम का तत्सम होता है कर्म, दूध का तत्सम होता है दुग्ध। जो पा वर्ग है, पा फा बा भा, ये जो शब्द वर्ण होते हैं इनका जो उच्चारण होता है ये ओष्ठ होता है। आप बोल के देख सकते हैं कि जब हम पा बोलते हैं, फा बोलते हैं, तो इसमें हमारे होठों का प्रमुख प्रयोग किया जाता है, इसी वजह से ये ओष्ठ में शामिल होते हैं। चा छा जा झा, ये जो व्यंजन है उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है, तो ये है तालव्य। आप बोल के देखिएगा तो आपको लगेगा कि जो आपका तालु है वो इनको बोलने में आपकी सहायता कर रहा है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे है उत्तम पुरुष सर्वनाम। वो धीरे धीरे आ रहा है, वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है,
तो अव्यय ये आएगा क्रिया विशेषण में। मानव शब्द से विशेषण बनता है मानवीय। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, तो ये है अकर्मक क्रिया। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो बुढ़ापा एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, जिसे छुआ ना जा सके उसे हम भाववाचक संज्ञा की संज्ञा देते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलसी। प्रवृत्ति का विलोम शब्द होता है निवृत्ति। अंतरंग का जो विलोम होता है वो होता है बहिरंग। गुप्त का विलोम होता है प्रकट, और सामिश का विलोम होता है आमिष। सामिश का मतलब होता है जिसमें मांस मिला हो, और आमिष का अर्थ होता है जिसमें मांस ना मिला हो। गमन का मतलब होता है जाना, तो इसका उल्टा हो जाएगा आगमन। सम्मुख यानी कि सामने, और विमुख मतलब होता है पीछे हटना, तो सम्मुख का विलोम हो जाता है विमुख। सुकारात, इसका अर्थ होता है अकारत। अनागत का विलोम होता है आगत। उपमान का विलोम होता है उपमेय। तो ये सारे शब्द हैं। आगे जो विलोम वाला पूरा चैप्टर है उसमें एक एक शब्द का अर्थ बताकर हम आपको समझाएंगे किसका ये विलोम है, तो ये विलोम कैसे सही है। मौन का विलोम होता है मुखर। प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है, तो यहाँ पर आपको उपयुक्त शब्द भरना है। तो एकांगी प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। एकांगी मतलब एक अंग। अगर एक ही व्यक्ति कोई प्रयास करेगा तो उससे अच्छा है कि कई लोग मिलकर प्रयास करें, तो वो अच्छा होगा। गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर सदाचार से देना ही मनुष्यता है। यानी यहाँ पर आपको इसका उल्टा भरना है, तभी ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। तो अत्याचार सदाचार से उत्तर देना मनुष्यता होती है। फिर है श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को दिया गया शाप भी उनके लिए वरदान बन गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रश्न जब आते हैं तो जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसी को आपको ध्यान रखना होता है कि उसका जो विलोम होता है वो आप भरेंगे, तभी सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है मगर। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, यह वाक्य किस प्रकार का है, तो ये है मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें बीच में एक कनेक्टिंग वर्ड लगा होता है। मिश्रित वाक्य वो होता है जिसमें जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य पर निर्भर होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी दो वाक्य हैं, सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो। तो यहाँ पर मगर से इसको कनेक्ट किया गया है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन जो दूसरा वाला है, जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो उसके पिता जा चुके थे जब तक वो घर पहुँचा, तो यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है ये पहले वाले पर निर्भर है। इस वजह से जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है मिश्रित वाक्य। यथा संभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो, ये वाक्य किस प्रकार का है, तो ये वाक्य है विधिवाचक। जनरली जहाँ पर आदेश आत्मक वाला आपको भाव समझ में आए तो आप समझिएगा कि वो होता है विधिवाचक। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, तो ये कैसा वाच्य है, ये है कर्तवाच्य। जहाँ पर कर्ता कोई काम करता है, ऐसे वाक्य को कर्तवाच्य के नाम से जाना जाता है। व्यवहार में तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे पिताजी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वाक्य हैं और दूसरे वाक्य पर पहले वाले वाक्य की डिपेंडेंसी है। इस वजह से ऐसे वाक्य को हम मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं, में वाक्य का प्रकार है। तो ये वाक्य है प्रश्नवाचक, भले ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम अपने संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं, ये वाक्य है प्रश्नवाचक। क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है, तो ये होता है काल से, यानी कि समय से। मैंने गीता पढ़ी, वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है, तो ये है सामान्य वर्तमान। वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे कहा जाता है कर्ता। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए, तो ये है पूर्ण भूत। क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द क्या होता है, तो उसे नाम दिया जाता है करण कारक। फिर बात आती है से विभक्ति किस कारक की है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर ये हो जाएगी तीसरी विभक्ति, और अगर विभक्ति का नाम होगा तो होगा करण। फिर अपादान कारक की विभक्ति ये होती है से अलग करने के लिए, तो यहाँ पर अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है अपादान कारक विभक्ति।
वो चटाई पर बैठा है, तो अधिकरण में पर होता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो सही होगा वो होगा अधिकरण कारक। मोहन घोड़े से गिर गया, तो यहाँ पर अलग होने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है से, तो यहाँ पर कारक हो जाएगा अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोहन घोड़े से गिर पड़ा, तो यहाँ पर भी जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा अपादान कारक। फिर बात आती है के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो ये है संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब होता है के लिए, अर्थात जैसे मेरे पिताजी ने छोटे भाई के लिए पैसे दिए, तो के लिए कहा गया, अर्थात यहाँ पर ये आ जाएगा संप्रदाय संप्रदान कारक। फिर कारक के भेद होते हैं 8। जलमग्न, इसमें होगा अधिकरण कारक। जल में मग्न, तो अधिकरण का होता है में पर, तो यहाँ पर हो जाएगा जलमग्न मतलब जल में मग्न, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। जल धारा में कौन सा कारक होगा, तो ये होगा संबंध कारक। अगर इसकी हम विभक्ति करेंगे तो आएगा जल की धारा। फिर बात आती है कि देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो निकलेगा देव प्लस इंद्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आ है और जो ई है, इन दोनों को मिल करके बन जाता है ए, और यहाँ पर जो संधि होगी वो होगी गुण संधि। फिर निस्सार का सही संधि विच्छेद होता है निह धन सार, और यहाँ पर जो संधि होगी ये होगी विसर्ग संधि। गिरीश का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है और दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर है, और इसका जो विच्छेद होगा वो होगा गिर प्लस ईश। फिर अ नी आई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये हो जाएगा अन्याय शब्द, अन्याय। और अगर यहाँ पर संधि की बात करें तो ये संधि होगी यण। परिच्छेद में जो संधि होगी ये होगी व्यंजन संधि, और निश्चल में हो जाएगी विसर्ग संधि। जगन्नाथ में भी इस प्रकार से व्यंजन संधि होगी। अत्याचार यहाँ पर यण संधि होगी। संतोष यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। सप्तर्षि का संधि विच्छेद, तो सप्त प्लस ऋषि, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग संधियाँ भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। बाकी संधि वाले चैप्टर में आपको बताएंगे कि संधि किस तरीके से की जाती है। प्रत्येक में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आएगा प्रत्येक के लिए, अर्थात यहाँ पर जो समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पर प्रति अव्यय का प्रयोग किया गया है। विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनता है उसे नाम दिया जाता है कर्मधारय। फिर बात आती है कि देशांतर में कौन सा समास है, तो यहाँ पर है कर्मधारय। फिर आती है बात रामानुज में कौन सा समाय है, तो ये है बहुव्रीहि समास। रामानुज का मतलब राम अनुज, अर्थात लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो यहाँ पर एक विशेष अर्थ निकल रहा है, तो इसमें हो जाएगा आंसर बहुव्रीहि समास। वनवास यानी कि वन में वास, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। नीलकमल में समास कौन सा है, तो इसमें होगा कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर आगे एक विशेष्य है और एक विशेषण है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अनायस में समास है तत्पुरुष समास। लोकप्रिय शब्द में समास है कर्मधारय समास। कन्यादान में जो समास है वो भी है तत्पुरुष समास, क्योंकि कन्या के लिए दान हो जाएगा, कन्या का दान हो जाएगा। चौराहा, जब भी कोई शब्द हो जिसमें आगे का शब्द संख्यावाचक हो तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। महिष, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मही प्लस ईश है और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। शुभेच्छा, शुभ धन इच्छा, गुण संधि यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसका संधि विच्छेद बनेगा शुभ प्लस इच्छा। भानुदय, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है और हो जाएगा भानु प्लस उदय। इसी तरीके से नवोढ़ा, यहाँ पर नव और ऊढ़ा। इसी तरीके से पावक, यहाँ पर अयादि संधि है, पौ प्लस अक। इसी तरीके से दुष्चरित, यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि ये विसर्ग संधि है। इसी तरीके से मृगेंद्र है, सुरेंद्र है, तो इनका संधि विच्छेद करना हम आपको आगे के चैप्टर में बताएंगे। सदाचार का संधि विच्छेद सत धन आचार। इसी तरीके से महेंद्र का महा प्लस इंद्र होता है। हैदराबाद, तो हैदराबाद, हैदर का बाद, इसका विच्छेद होगा और यहाँ पर समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। राम कहानी यानी कि राम की कहानी, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा। चंद्रमौली, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अगर इसके अर्थ की बात करें तो चंद्र है जिनके मौली पर, अर्थात भगवान शिव। मौली का मतलब होता है मस्तक। मंद बुद्धि में कौन सी समास है, तो यहाँ पर भी कर्मधारय है। नीलगाय में भी कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ आगे एक विशेषण है और एक विशेष्य है। प्रतिमान में अव्ययी भाव समास होता है।
नरसिंह में भी कर्मधारय समास है। शाखा मृग बहुव्रीहि समास है। इसमें शाखा मृग का मतलब होता है जो शाखा पर बैठा हुआ मृग के समान दिखाई दे, तो इसे नाम देते हैं शाखा मृग। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। वीणा पाणी, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। सरस्वती जी के लिए वीणा पाणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नव युवक, तो ये भी कर्मधारय समास है। देख सकते हैं नव यहाँ पर विशेष्य है और युवक यहाँ पर विशेषण है। विज्ञान में जो उपसर्ग प्रयोग किया जाता है वो है वी। निर्वाह शब्द में जो उपसर्ग प्रयोग होता है वो है निर। जो रूट वर्ड होता है वो होता है वाह। प्रतिकूल में जो उपसर्ग है उसका नाम है प्रति। इसी तरीके से चिरायु शब्द में जो उपसर्ग है उसका नाम है चिर, और इसका जो रूट वर्ड होता है वो होता है आयु। संस्कार में जो शब्द है उपसर्ग वो है सम। जो शब्द होता है वो होता है कार, और यहाँ पर बन जाता है ये संसार। बेइंसाफ में बे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और ये एक अरबी का शब्द होता है। प्रति उत्पन्न मति शब्द में जो उपसर्ग है वो है प्रति, और अगर इस शब्द के अर्थ की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो उत्तर देने में तुरंत सक्षम होता है, यानी जो तुरंत उत्तर दे देता है, जो जल्दी सोचने वाला होता है, उसे प्रति उत्पन्न मति के नाम से जाना जाता है। प्रतिकूल शब्द में जो उपसर्ग है वो है प्रति। सदाचार में जो उपसर्ग है वो है सद। जो सही शब्द होता है वो होता है आचार, और इसमें आगे जब सत लगा देते हैं तो ये बन जाता है सदाचार। आदेश शब्द में जो उपसर्ग है वो है आ। जो रूट वर्ड होता है वो होता है देश। इसी तरीके से धुंधला शब्द में जो प्रत्यय है वो है ला, क्योंकि यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो है धुंध। इसी तरीके से दोषहर्ता शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो होता है हर्ता। जो शब्द होता है वो होता है दोष। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा आ। शब्द है अनुज, और इसमें जब आप आ जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा अनुजा। तो जब किसी शब्द को लास्ट में हम आ यानी कि आकारांत या ईकारांत का प्रयोग कर लेते हैं तो ऐसे शब्द ज़्यादातर स्त्रीलिंग के बन जाते हैं। घुमक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय है वो है अक्कड़, और ऊंचाई शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो है आई। इसी तरीके से जेठानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होता है आनी, और जो रूट वर्ड होता है वो होता है जेठ। प्राचीन शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो होता है ईन, और जो प्रमुख शब्द होता है रूट वर्ड वो होता है प्राच। इसी तरीके से भगोड़ा शब्द में जो प्रत्यय होता है वो होता है ओड़ा। जो शब्द होता है वो होता है भग। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जो प्रत्यय प्रयोग किया जाता है वो होता है स्थान। इसी प्रकार से जो यादव शब्द है इसमें जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो है व, और शब्द होता है याद। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे नाम देते हैं अकारांत। यहाँ पर आप अर्थ देख सकते हैं अकारांत, यानी आ से अंत होने वाले शब्द। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आ है तो इसको हम कहते हैं आकारांत। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन होते हैं, तो अंग और आहा, इनको अयोगवाह वर्ण के नाम से जाना जाता है। हंस लगा चिन्ह जो होता है उसे कहते हैं अनुस्वार। जैसे कि हंस बोलते हैं हम लोग, अंगूर बोलते हैं, तो इन्हें कहा जाता है अनुस्वार। अब जैसे चांद लिखते हैं चंद्रबिंदु, तो इसे कहा जाता है अनुनासिक। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है इसे नाम दिया जाता है वर्ण। जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें नाम दिया जाता है तत्सम। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है वो हमें होता है व्याकरण से। विशेषण के जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेष, और हिंदी में लिंग का निर्धारण किया जाता है संज्ञा से।